Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we are discussing about PMLA. PMLA क्या है? अब PMLA है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल क्रिमिनल लॉ है. अब इसका कुछ उद्देश्य थे क्यों लेकर के आया गया. देखो, क्राइम हो रहा था पैसे से रिलेटेड. लोगों ने क्राइम कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया. अब पैसे को ट्रेस कैसे किया जाए, तो उसको ट्रेस करने के लिए लेकर के आया गया. ठीक है, उसको अटैच कैसे किया जाए, कॉन्फिस्केट कैसे किया जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना. इसके बाद बोला जाता है कि जो पैसा है वो कई सारे देशों में जा रहा है हमारा, और उसका कोई भी सोर्स नहीं पता चल पाता है, कैसे आया कैसे गया. तो क्या है, हमारी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. तो जब ये देखा गया कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हम पैसा ही ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चलो हमने क्रिमिनल को ऑफेंस के लिए उसके पनिश कर भी दिया, तो क्या फ़ायदा. जब हम पैसा ही ट्रेस नहीं कर पाए, जो हमारा उद्देश्य है वही पूरा नहीं हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता ना. तो इसकी वजह से ये नीड महसूस हुई कि हमें ना एक ऐसा लॉ लेकर के आना चाहिए जहाँ से हम उस पैसे को ट्रेस कर पाएँ. ठीक है, उसको अटैच करके कॉन्फिस्केट करके लेकर के आ पाएँ और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाएँ. अब आपका क्वेश्चन होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या. ठीक है, तो अगर इसको मैं सिंपल सा समझाऊँ आपको, तो जो इलीगल पैसा है उसको लीगल तरीके से शो करना, अपने पास दिखाना कि मेरे पास तो भाई जितना भी पैसा है वो लीगल है, ना कि इलीगल. भले ही उसके पास इलीगल पैसा है, पूरा का पूरा वो है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, तो अगर आपने कोई भी क्राइम किया, उससे आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, और उससे आपको जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो सारी आपकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. तो ये जो पैसा है आपके पास, ये इलीगल पैसा है. अगर आप इसको लीगली शो करने लगो कि मेरे पास तो सारा का सारा पैसा लीगल है, उसको कहा जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो. अब मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो 3 स्टेजेस में होती है. सबसे पहले पैसे को प्लेस किया जाता है, फिर लेयरिंग की जाती है, देन इंट्रीगेशन किया जाता है. अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं. प्लेसमेंट कैसे होता है, जो ब्लैक मनी होती है उसको सिस्टम में डाला जाता है. सिस्टम में मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा करके कई जगहों पर डाल दिया, जिससे वो नज़रों में ना आए कि इतना पैसा कहाँ से आया, लेकिन पैसा हमारे पास बहुत सारा था, लेकिन अलग अलग जगह पे हमने इकोनॉमी में डाल दिया. ठीक है, अब इतना सारा पैसा हमने इतनी सारी जगह पे डाला है, उसका थोड़ा थोड़ा जो जो कुछ कुछ टैक्स हमने उसका वो भी दे दिया. अब क्या हो गया, वो गवर्नमेंट की नज़रों में भी आ गया, और वो हम टैक्स भी दे चुके हैं उसके ऊपर. उसके हमने लेयरिंग के द्वारा मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी कर लिए, ट्रेस नहीं कर पाएंगे आप कोई भी. ठीक है, उसके बाद जो निकल करके आया, जो हमारे पास बचा, उसको कहेंगे इंट्रीगेशन. ठीक है, तो जो क्लीन और लीगल इनकम निकल करके आई उसको हम इंट्रीगेशन बोलते हैं. इसके बाद आता है पॉइंट कि भाई इंडिया में पीएमएलए की ज़रूरत क्यों पड़ी. ऐसा क्यों लगा कि हमें ऐसा कोई कानून लेकर के आना चाहिए जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को डील करता हो. ठीक है, तो क्या हुआ, 1990 तक क्या था, इंडिया में ब्लैक मनी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका था सिस्टम से. जहाँ जाओ वहाँ पैसा लग रहा है काम करवाने के लिए, इतना करप्शन हो चुका था. इसके बाद कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई देश में, जैसे हवाला एंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, जैन हवाला केस हुआ, जहाँ से पता चला कि पॉलिटिकल सिस्टम, अंडरवर्ल्ड और टेरर सिस्टम जो हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं. उसके बाद कई सारे स्टॉक स्कैम्स हुए. ठीक है, हर्षद मेहता के स्कैम आपको पता है, केतन पारेख का आपको स्कैम पता है. ठीक है, और पब्लिक का धीरे धीरे से भरोसा ख़त्म होता जा रहा था. उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आती है, उनका कहना है कि भाई एक ऐसा लॉ लेकर के आओ मनी लॉन्ड्रिंग कि अगेंस्ट में ऐसा लॉ लेकर आओ जो इसको डील कर पाए. उसके बाद अगर हम इंटरनेशनली देखें, तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक 1988 में आया, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम 2000 में आया. तो ये जो सारी चीज़ें आई हैं, इनका था कि भाई ये जो इस प्रकार के क्राइम आ रहे हैं इनको रोका जाए किसी भी तरीके से. इसके बाद जब हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है इस पर्टिकुलर एक्ट की क्या रही है. ठीक है, तो 1988 में हमारे पास आता है ड्रग कन्वेंशन. ठीक है, उसके बाद 90s में, लेट 90s में आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंसर्न रेज किया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इतने सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं. फिर 1999 में बिल लेकर के आया गया लोकसभा में. उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने उसको रिव्यू किया.
अब रिव्यू करने के बाद उन्होंने कहा कि केवल ड्रग्स रिलेटेड आपको ऐसा बिल नहीं लेके आना है, आप सारी की सारी चीज़ों उसमें डील करो जिसमें इकोनॉमिक क्राइम्स भी इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद जो स्टॉक स्कैम हुआ और ये सारी चीज़ें हुई तो देश में इतना अफरा तफरी हो गई थी कि उस वक्त तो ये लगने लगा कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कानून होना ही चाहिए। तो फिर क्या हुआ, 2002 में पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, लेकिन फिर भी एनफोर्समेंट में थोड़ा टाइम लगा, तो 2005 से ये एनफोर्समेंट में भी आ गया। इसके बाद हम मेन सेक्शंस को शुरू करते हैं। तो इसके पहले हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेनी है। देखिए 2002 का ये एक्ट है, एक्ट नंबर है 15, और इन्फोर्समेंट डेट तो हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी। तो इसको मिली थी 17 जनवरी 2003। अब कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड, ये जो है क्या प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम और इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग। तो कॉन्फिस्केट करता है उस प्रॉपर्टी को जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती है, और फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें चैप्टर कितने हैं। चैप्टर हैं 10, सेक्शंस हैं 75। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सो इसमें कहा जा रहा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसको क्या कहा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा, पूरे इंडिया पर एक्सटेंड किया जाएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, द ऑफिशियल गजट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट भी अपॉइंट की जा सकती है, मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन के लिए और ऑफ दिस एक्ट, and any reference in such provision to the commencement of this act shall be construed as referred to coming into force on such date of provision। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बता देगी कि किस डेट से ये इन्फोर्समेंट में आएगा। तो अब ये डेट क्या है, ये डेट है 1 जुलाई 2005। इसके बाद है डेफिनेशन, सेक्शन 2, जिसमें कहा जा रहा है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस एक्ट में जब तक कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज ना हो, इन शब्दों का वही मीनिंग होगा जो यहाँ पर बताया गया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स सेक्शन 6 में जो बताया है, अपीलियंट ट्रिब्यूनल मीन्स 25 में जो बताया है, असिस्टेंट डायरेक्टर मीन्स 49 में जो है, और डी में है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट मतलब ये कि आप ट्रांसफ़र करने से प्रोहिबिट कर दो और उसका कन्वर्जन करने से या फिर उसको डिस्पोज करने से, डिस्पोजिशन से या फिर उसके मूवमेंट से आप प्रोहिबिट कर दो, किसके, प्रॉपर्टी के। कहाँ पे होगा ये, चैप्टर 3 के अंडर में, ऑर्डर निकाल करके। तो जब भी हम अटैचमेंट करते हैं तो अटैचमेंट का क्या मतलब हो गया, जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देने के लिए हम एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये इस चीज़ से रिलेटेड है, मैं ऑर्डर देता हूँ कि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, डिस्पोजिशन नहीं किया जाएगा, और मूवमेंट इसकी कोई नहीं होगी, इधर से उधर नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डी ए, जिसमें कहा जा रहा है अथोराइज्ड पर्सन। अथोराइज्ड पर्सन का मतलब क्या है, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज सी में। अभी सेक्शन 2 किसका है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके बाद आता है नेक्स्ट बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का मीन्स क्या है, मीन्स बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंकिंग कंपनी हो गई या फिर कोऑपरेटिव बैंक, टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके ऊपर ये 1949 का जो एक्ट है वो अप्लाई होता है इन बैंकिंग कंपनी पर या कोऑपरेटिव बैंक पर, जिसमें इंक्लूड हो सकता है कोई भी बैंक या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 51 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एफ, जिसमें बात हो रही है बेंच की। बेंच का मतलब क्या है, बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल की बैंक होगी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, देखो इसका मतलब है वो इंडिविजुअल जो कि ओन कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है
ऐसे किसी भी चीज़ को जिसके बिहाफ पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर वो व्यक्ति जो कि अपना अफेक्टिव कंट्रोल जुडिशियल पर्सन पर एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे उसका उन पेपर्स में, उन डॉक्यूमेंट्स में नाम हो या ना हो। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो यहाँ पर देखिए, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या हुई, कोई भी बैंक हो गया, और आगे कहा जा रहा है कि क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट कौन हो गया, कोई भी व्यक्ति जो उसकी सर्विसेज ले रहा है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति क्लाइंट को जो सर्विसेज ले रहा है उसको अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा है या ओन कर रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है और द पर्सन, ठीक है, ऑन हुज बिहाफ ट्रांजेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड। अगर किसी के बिहाफ पर कोई ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड है, उसको भी बेनिफिशियल ओनर कहा जाएगा। अब आता है पॉइंट इस चीज़ का कि ये जुडिशियल पर्सन क्या होता है। तो कोई कंपनी हो गई, ठीक है, इनको हम कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अल्टीमेट अफेक्टिव कंट्रोल रखता है इनके ऊपर, वो भी एक अफेक्टिव ओनर होगा। वो कंट्रोल कर रहा है तो भी है और ओन कर रहा है तो भी है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जी, जिसमें कहा जा रहा है चेयरपर्सन के बारे में। मीन्स चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के बारे में बात हो रही है। इसके बाद होती है चिट फंड कंपनी। ये क्या होता है, मीन्स अ कंपनी मैनेजिंग, कंडक्टिंग, सुपरवाइजिंग एज अ foreman agent or any other capacity chits as defined under section 2 of Chit Fund Act 1982। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कि मैनेज कर रही है, कंडक्ट कर रही है, सुपरवाइज कर रही है एज एन एजेंट और एज एन फोरमैन या किसी अदर कैपेसिटी में, तो उसको यहाँ पर चिट फंड कंपनी कहा गया। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइंट। हु इज़ क्लाइंट, मतलब मीन्स अ पर्सन हु इंगेज्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। किसके साथ, विथ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु इंगेज्ड इन द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी इज अ एक्टिंग। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है विद रिपोर्टिंग एंटिटी, जिसको हम कह सकते हैं कोई भी बैंक या इसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन, तो कोई भी व्यक्ति इनसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, और अगर उस व्यक्ति के ब्याह पर कोई और व्यक्ति भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो भी व्यक्ति वहाँ पर क्लाइंट कहलाएगा। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक क्या है वो हम देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961। तो इसका मीनिंग यहाँ से लिया जाएगा। इसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग लॉ। इसका मतलब क्या होगा, मीन्स एनी लॉ ऑफ एनी फॉरेन कंट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो कोई भी फॉरेन कंट्री का लॉ जो कि इन्हीं एक्ट की तरह कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, उस कंट्री में इसी प्रकार के ऑफेंस से डील कर रहा है जो कि शेड्यूल ऑफेंस हैं उनसे डील कर रहा है। तो कहा जाएगा कि वो जो लॉज हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग लॉज हैं, मतलब सेम टाइम के एक जैसे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डीलर। डीलर का सेम मीनिंग है जो कि सब सेक्शन 2 में क्लॉज बी में किसके, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 में दिया हुआ है। इसके बाद है डेप्यूटी डायरेक्टर, जिसका मतलब है डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 49 ऑफ सबसेक्शन 1। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है के में डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर एज द केस में बी अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49। ठीक है, नेक्स्ट है एल, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज डिफाइंड अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 45 एल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं अदर एक्ट से इनके मीनिंग लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बैंक से रिलेटेड हैं या इनसे रिलेटेड जो भी इनके स्पेसिफिक लॉज हैं वहाँ से इनके मीनिंग लिए गए हैं। इसमें आगे कहा जाता है इंक्लूड्स चिट फंड कंपनी, a housing finance institution and authorized person, a payment system operator, a non-banking financial company and department of post in the government of India।
इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में। शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू इट अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ठीक है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएटरी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है, फर्स्ट इसमें कहा जा रहा है स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट टू एनी इशू, trustee to a trust, a deed registrar to an issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment advisor, or any other intermediate associated with security market and registered under Section 12 of the Security and Exchange Board of India Act 1992। तो ये सारी चीज़ें, ये जिनके बारे में हमने अभी बात करी है, जैसे एज अ एजेंट हो गया, ठीक है, जो कुछ ना कुछ इश्यूज सॉल्व करते रहते हैं। स्टॉक ब्रोकर हो गया, ये कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गए, सारे लोग क्या हैं, इंटरमीडिएटरी हैं, बीच में रह करके कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड में कहा जा रहा है, देखिए, एन एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1952 और एनी मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन। तो ऐसा कोई भी एसोसिएशन जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, कहाँ पर, इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस में, और उसका अगर कोई मेंबर है तो वो भी यहाँ पर इंटरमीडिएटरी है। नेक्स्ट थर्ड में कहा जाता है कोई भी इंटरमीडिएटरी जो कि रजिस्टर किया गया है बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो। इसके बाद फोर में कहा जा रहा है इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, जो भी प्रोसीडिंग चलेंगी इसके अंडर में डायरेक्टर के द्वारा या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा की जाएंगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर अपॉइंट कर दे फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, उसे कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद है मेंबर। मेंबर कौन होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसका कोई भी मेंबर, और चेयरपर्सन को भी यहाँ पर मेंबर माना गया। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है, इसका मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन 3 में। इसके बाद है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका मीनिंग लिया जाएगा सेक्शन 45I से, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। इसके बाद है नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ माना जाएगा, वही है यहाँ पे नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। तो क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति का कंडक्ट जो कि आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक ऑफेंस को, जिसको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में जो शेड्यूल में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग एक ऑफेंस किया गया है, और ऑफेंस कमिट हुआ है इंडिया में, या फिर जो पर्सन है उसने ट्रांसफ़र किया है प्रोसीड्स को इंडिया में कहीं भी, तो कहा जाएगा कि जो है क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं। इसी प्रकार का ये है, देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी स्पेसिफाई किया हुआ है पार्ट ए बी सी में ऑफेंस शेड्यूल के, वो कंडक्ट तो किए गए हैं, पर कहाँ किए गए हैं, इंडिया में, लेकिन जो उसका प्रोसीड है वो इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फिर उसका अटेम्प्ट किया गया है और उसका कोई ऐसा पार्ट है जिसको भेज दिया गया, कहाँ, इंडिया से बाहर। इसमें कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में कि इसमें कोई भी चीज़ एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगी इसको, इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को, ट्रायल को और प्रोसीडिंग को, ऐसी किसी भी अथॉरिटी के सामने जो कि स्पेसिफाई किया गया है अंडर पार्ट ए बी शेड्यूल के। अगर ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल या कोई प्रोसीडिंग कमेंसमेंट से पहले कोई चल रही थी तो उसको, ठीक है, अभी किस चीज़ के कमेंसमेंट से पहले, 2009 का जो अमेंडमेंट आया है उससे पहले की। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक ऐसा सिस्टम है जो कि अनेबल करता है पेमेंट को इफेक्टिवली बनाने में पेयर के बीच में और बेनिफिशियरी के बीच में। इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या, कौन कौन सी प्रक्रिया, क्लियरिंग, पेमेंट और सेटलमेंट, और सारी की सारी सर्विसेज भी। इसमें आता है एक्सप्लेनेशन जिसमें कहा जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, इंक्लूड्स द सिस्टम एनेबलिंग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन एंड सिमिलर अदर ऑपरेशंस। तो जो पेमेंट सिस्टम है वो उसमें ये टाइप के ऑपरेशन जो हैं वो शामिल हैं। इसके बाद आता है पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन है। देखिए, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, व्हाट इज़ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, इसमें कहा जा रहा है मीन्स अ पर्सन
हु ऑपरेट्स अ पेमेंट सिस्टम इन सच पर्सन इंक्लूड्स ओवरसीज प्रिंसिपल। तो जो भी व्यक्ति पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है जिसमें कि अगर बाहर कोई भी प्रिंसिपल है तो वो भी इंक्लूड है, ठीक है। अब इसमें आगे कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ओवरसीज प्रिंसिपल का मतलब क्या है। जो अभी हमने देखा कि हु विल बी द ओवरसीज प्रिंसिपल, तो ए में कहा जा रहा है इन केस ऑफ अ पर्सन बीइंग अ इंडिविजुअल, सच इंडिविजुअल रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया रह रहा है, हु ओन्स और कंट्रोल्स और मैनेजेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली द एक्टिविटी फंक्शंस ऑफ पेमेंट सिस्टम, अगर वो पेमेंट सिस्टम को किसी भी तरीके से कंट्रोल या ओन कर रहा है, दैट कैन बी अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, जिसमें हमारा ओवरसीज प्रिंसिपल शामिल है, हम इसको भी कह सकते हैं उस इंडिविजुअल को। इसके बाद आता है बी, जिसमें कहा जा रहा है इन केस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो जो कर्ता होता है ऑफ सच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जो भी उस पूरी फैमिली की बागडोर संभाल रहा है, जो भी डिसीजन मेकिंग करता है, फैमिली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया रह रही है, हु ओन्स कंट्रोल्स मैनेजेस, वही सारी चीज़ें जो भी चीज़ें करता है पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति भी यहाँ पर ओवरसीज प्रिंसिपल कहलाएगा। इसके बाद आता है सी, इन केस ऑफ अ कंपनी, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई फर्म है, कोई एसोसिएशन है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, सच कंपनी फर्म एसोसिएशन, ये सारी ही चीज़ें, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया के बाहर, ये ध्यान रखना है, और एग्जिस्टिंग एज सच इन विच ओन्स कंट्रोल और मैनेजेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली द एक्टिविटीज़, ये सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी पेमेंट सिस्टम को इंडिया में, तो ये भी यहाँ पर वही प्रिंसिपल है, क्या, ओवरसीज प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सन। पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, इंडिविजुअल, whether incorporated or not, every artificial juridical person not filling within any of the preceding sub clauses, जो इनमें कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है तो वो भी पर्सन कहलाएगा। इसके बाद एनी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओन और कंट्रोल बाय एनी ऑफ द अबव पर्सन मेंशन इन द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस, कोई भी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच जिनको ओन किया जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है इन किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है एस ए, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन मीन्स, तो इसमें इसका क्या मतलब होगा, अ पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज़ फॉर प्लेइंग गेम्स ऑफ चेंज फॉर कैश और काइंड, तो जो भी व्यक्ति कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है गेम्स को खेलने के लिए, इस प्रकार का कोई भी जिसमें कैश इंक्लूड है, ठीक है, कैश का चेंज हो रहा है या किसी भी अदर काइंड, तो इसमें इंक्लूड हो सकती है वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक कसिनो से भी रिलेटेड हो सकती है, तो कहा जाएगा पर्सन कैरिंग ऑन और डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, इसके अंडर में ये डेफिनेशन आ रही है। इसके बाद सेकंड क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। इसके बाद 3 में है रियल एस्टेट एजेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 4th है डीलिंग इन प्रीशियस मेटल्स, अगर कोई प्रीशियस मेटल्स में डील कर रहा है, प्रीशियस स्टोन्स में और हाई वैल्यू गुड्स में, उसको भी नोटिफाई किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सेफ कीपिंग में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी कैश के या किसी भी लिक्विड सिक्योरिटीज़ के किसी अदर पर्सन के बिहाफ पर ऐसी चीज़ें करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है या सेफ कीपिंग करता है, जिसको नोटिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज़ एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेटेड फॉर द टाइम, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जा रहा है तो वो भी व्यक्ति यहाँ पर बिजनेस करता हुआ माना जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, प्रीशियस मेटल क्या होता है, प्रीशियस मेटल मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारे जो अलग अलग टाइप के मेटल्स हैं ये सारे इसमें इंक्लूड हैं। अब बात होती है प्रीशियस स्टोन क्या है, प्रीशियस स्टोन में आ जाएगा आपका डायमंड, एमरल्ड, रूबी, ये टाइप के सारे जिसमें जो भी इसमें लिखे हुए हैं ये सब इसमें आ जाएंगे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बता देगा नोटिफाई करके। इसके बाद आता है प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाना। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, तो
कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड, जिसको लिया जा रहा है या ऑब्टेन की जा रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, ये किसी व्यक्ति के द्वारा एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस और वैल्यू ऑफ एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी वेयर such property is taken or held outside the country when property equivalent in value held within the country or abroad। तो वो कोई भी प्रॉपर्टी जिनको कैसी एक्टिविटीज़ से ऑब्टेन किया जा रहा है उसकी वैल्यू जो कि इंडिया के अंदर में या फिर आउटसाइड कंट्री और कहीं अब्रॉड में अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको कहा जाएगा कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। तो इसमें कहा जाता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स दूर करने के लिए इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोसीड ऑफ क्राइम इंक्लूड्स प्रॉपर्टी नॉट ओनली ड्राइव्ड और ऑब्टेन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ऑफेंस। इसमें ये डाउट क्लियर कर रहे हैं केवल ये जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं इनसे जो प्रॉपर्टी मिल रही है केवल वही प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं कही जाएगी, बल्कि इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड करी गई। क्या है वो? बट ऑल्सो एनी प्रॉपर्टी विच मे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी से पाई गई है जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो कहा जाएगा कि वो भी यहाँ पर प्रोसीड ऑफ क्राइम है। इसके बाद आती है नेक्स्ट, जिसमें कहा जा रहा है प्रॉपर्टी क्या है। मीन्स प्रॉपर्टी एसेट, ठीक है, ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन विच कॉर्पोरियल हो सकती है, इनकॉर्पोरियल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, इस किसी भी प्रकार की है जिसमें डीड्स भी शामिल हो सकती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि टाइटल के बारे में बता रही हैं या फिर इंटरेस्ट के बारे में बता रही हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रॉपर्टी और एसेट कहीं पर भी लोकेटेड हैं तो वो इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसमें आगे कहा जा रहा है कि डाउट्स को रिमूव करने के लिए जो टर्म हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है जो कि ऑफेंस के कमीशन में इस एक्ट के अंदर में या फिर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंदर में यूज़ हुई है। आगे है नई डेफिनेशन। रियल एस्टेट एजेंट क्या होते हैं? तो रियल एस्टेट एजेंट की जो हमने डेफिनेशन ली है वो सेक्शन 65 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 से ली है। इसके बाद है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होंगे? रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ बुक्स एंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, चाहे बुक्स में स्टोर किए गए हों या कंप्यूटर में स्टोर किए गए हों, और सच अदर फॉर्म या फिर किसी अदर फॉर्म में स्टोर किए गए हों। इसके बाद आता है व्हाट इज़ रिपोर्टिंग एंटिटी। मीन्स अभी हमने ऊपर देखा था रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होगी, तो बैंकिंग कंपनी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। मैंने आपको कहा था कि बैंक कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको क्या कह सकते हैं। अब मैंने वो क्यों कहा था? क्योंकि उसका मीनिंग आया है यहाँ से इंटरमीडिएटरी, और ऐसा पर्सन जो कैरी कर रहा है या डेजिग्नेट बिजनेस कैरी कर रहा है और कोई ऐसा प्रोफेशन कैरी कर रहा है उसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। इसके बाद है शेड्यूल, मतलब शेड्यूल जो है इस एक्ट का वो। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या है? मीन्स ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, पार्ट ए में, ऑफेंस अंडर पार्ट बी, और शेड्यूल टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंसेस इज़ 1 करोड़ और मोर, और इंक्लूड अंडर पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। इसके बाद जेड में क्या है? स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या है? मीन्स अ कोर्ट ऑफ सेशन designated as a special court under subsection 1 of section 43। इसके बाद है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इंक्लूड सेल, परचेज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र। तो किसी भी तरीके से अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसको? राइट को, टाइटल को, पोजेशन को और लियन को, तो कहा जाएगा कि भैया ये ट्रांसफ़र है। इसके बाद आती है डेफिनेशन वैल्यू की। मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू of property on date of acquisition by any person, or such date cannot be determined the date on which property is possessed by such person। अगर डेट नहीं पता तो जिस डेट पर उसको पोजेशन में लिया गया है वो डेट, उस पर जब जो भी मार्केट वैल्यू थी वो समझा जाएगा कि वही उसकी वैल्यू है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी रेफरेंस इस एक्ट में लिया गया है, ठीक है, और शेड्यूल में लिया गया है किसी भी इनेक्टमेंट से रिलेटेड, प्रोविज़न से रिलेटेड, किसी भी एरिया से रिलेटेड जो कि अब फोर्स में नहीं है, जो इनेक्टमेंट फोर्स में नहीं है, शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ। उनको समझा जाएगा कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ हैं और रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ, और वो रेलेवेंट प्रोविजन है कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज के। इफ़ एनी इन फोर्स
इन दैट एरिया, अगर वो कोई भी इन्फोर्समेंट में है उस एरिया में तो हमने ये कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा हम लेकर के आ सकें। बट ये हमने पूरा हिस्ट्री देख ली है इसकी, उसके बाद 2 सेक्शन भी हमने कवर कर लिए। इस प्रकार से काफ़ी सारे सेक्शन हो जाते हैं। सेक्शन कितने हैं हमारे? 75 सेक्शन हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। तो हमें काफ़ी अच्छे से इस एक्ट को पढ़ना है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है फॉर CBI APP, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? दिल्ली के लिए भी है। तो हमें दिल्ली के लिए भी देखना पड़ेगा और अभी भी हम देख ही रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा, और साथ में अगर कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हैं।